तो गाइज हम टेंस की सेकंड क्लास मतलब इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास में टेंस की सेकंड क्लास कर रहे हैं। ग्रामर के फर्स्ट क्लास में हमने टेंस का फर्स्ट क्लास किया था, सेकंड करेंगे अब। हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा था ना, अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और आज कंप्लीट खत्म हो जाने वाला है टेंस आपका। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा रूल वैसे नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक रूल बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। इसमें दो चीज़ को मैं एक साइड रखूंगा। वो दो चीज़ क्या होगा, बिफोर एंड इसके साथ एक चीज़ होता है, आपने पढ़ा होगा आफ्टर। बिफोर आफ्टर, ठीक है। इनको मैं आपको एक साथ पढ़ा देता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और, बिफोर के साथ एक चीज़ और पढ़ लो, बाय द टाइम, ठीक है। बाय द टाइम। अब इसके अंदर क्या रूल पढ़ना है आप समझोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो, अगर किसी सेंटेंस को बिफोर से, दो सेंटेंस को बिफोर से या बाय द टाइम से या फिर आफ्टर से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, दो सेंटेंसेस रहेंगे। पास्ट की सेंटेंस रहेगी, मैंने पास्ट परफेक्ट कहा है, ठीक है। तो पास्ट की चीज़ों को हम बिफोर और बाय द टाइम से अगर जोड़ रहे होंगे तो बिफोर, ठीक है, या बाय द टाइम, इन दोनों में से जो भी आए तो इसके जस्ट बाद पता है क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। एक चीज रुको, मैं आफ्टर को अगले वाले में कराऊंगा, ठीक है, रूल नंबर 2 में करा दूंगा। यहाँ पे स्पेस कम है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और एक कॉमा होगा और सेकंड सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो किस चीज से होगा। अब वो चीज समझना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। वो क्या में होगा भाई, पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा वो, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये सारे रूल्स को देखो, रट्टा नहीं मारा जाता है। आप 8 बार 10 बार रिवीजन करोगे, बोलोगे 8 बार 10 बार क्या बहुत बड़ी चीज़ है। विद इन एन आवर आप एक चैप्टर को खत्म कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे। और जब 2 बार 4 बार रिवीजन कर लोगे, आप 30 मिनट में रिवीजन कर लोगे। रिवीजन करते टाइम आपको बहुत ही अच्छा फील होगा जब समझ में आ जाता है तो। अब देखो, मैं अगर बोलता हूँ कोई चीज़ बिफोर से, जैसे आपने एक सेंटेंस बहुत बार सुना होगा। कैसा सेंटेंस भाई, जैसे आपने सुना है ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये सेंटेंस आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, लाइक 7th 8th 9th से। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, देखो, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो जब भी दो घटना पास्ट की एक साथ होती है ना, तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, जो चीज पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। और जो चीज बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखेंगे। ध्यान से सुनो, जो पहले हो गया, ठीक है, हो गया, उसको रखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट के अंदर। जो बाद में हो रहा होगा उसको किस में रखेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ये सेम चीज ना आफ्टर पे भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रोगी पहले मर गया ना, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। और डॉक्टर बाद में आया, तो हम अगर बिफोर से लिखना शुरू करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर के बाद क्या लिखेंगे, ये चीज बताओ। इमेजिन करो, हमने बोला जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बाद में क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया, ठीक है। तो डॉक्टर को बाद में बुलाओ, बिफोर डॉक्टर केम, ठीक है, केम। अब क्या हुआ था भाई, रोगी जो था, पेशेंट जो था, वो क्या हो गया था, मर चुका था। उसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, हम लोग जो बाद में हुआ, ठीक है। जो बाद में नहीं हुआ, जो पहले हुआ, अब हम उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अब पेशेंट क्या हुआ था, मर चुका था, तो पेशेंट हैड डाइड। अब ये क्या सेंटेंस सही है, तो 100% सही है। लेकिन कभी कभार ना हमको इसको अलग तरीके से लिखा मिलता है। अब हमको पहले ये लिखेगा, द डॉक्टर हैड डाइड, द, सॉरी डॉक्टर को मार रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। पेशेंट हेड क्या हो जाएगा भाई, डाइड। ओके, अब कॉमा देके क्या करोगे, बिफोर द डॉक्टर केम। ये चीज समझ में आया, दोनों सही है। अब इसके अंदर का मैं फर्क बताता हूँ आपको क्या होगा। बिफोर और बाय द टाइम का यूज हम लोग करते हैं पास्ट के अंदर, तो एक चीज ध्यान देना,
कब यूज करेंगे? दो चीजों को जोड़ने के लिए, जैसे दो घटनाएं बता रहे हैं, दो इवेंट बता रहे हैं हम लोग, दो घटना एक साथ हो रहा हो और बस थोड़ा थोड़ा का गैप हो, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दुनिया में दिख जाएंगे कि ये होने से पहले वो हो गया, उसके आने से पहले वो हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा चीज दिखे तो आपको याद रखना है, जो चीज पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, जो चीज बाद में हो रहा है उसको बिफोर के साथ या फिर आफ्टर के साथ या फिर बाय द टाइम के साथ करके उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आफ्टर के साथ तो अलग सा रूल है, बिफोर और बाय द टाइम के साथ समझो, जो चीज पहले हो जाएगा। और स्पेशली ध्यान रखना, बिफोर के साथ क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट का यूज होता है, बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडिफिनिट, और दूसरा सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट में। या तो आप पास्ट परफेक्ट को देखो पहले लेके आ जाओ, द डॉक्टर सॉरी द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट में। बाद में लिखते हो तो बिफोर द डॉक्टर केम। अब एग्जाम में क्या रहेगा, बिफोर द डॉक्टर हैड केम या फिर द पेशेंट डाइड, ऐसे कर देगा। तो दोनों के टेंसेज में चेंज करना समझना इस रूल के था। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसमें मैं जोर दूंगा एक बार। अब मैं रूल 2 में एक बार ना आफ्टर की तरफ चल जाता हूँ। अब वही चीज बाय द टाइम भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बाय द टाइम, क्या एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे कुछ एग्जांपल ले लो। बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड, ठीक है, तो क्या हो गया, द स्टूडेंट हैड, क्या लिख सकते हैं इसको, द स्टूडेंट हैड कम लिख दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख के बता देता हूँ, माइंड में सोचने से अच्छा है, कुछ चीज़ों को समझा दो। बाय द टाइम से अगर मैं करूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बाय द टाइम के साथ क्या करना है आपको, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। बाय द टाइम टीचर अराइव्ड मतलब जब टीचर आता है ना उससे पहले क्या हो, जब सॉरी जब बच्चे आते हैं ना या फिर जब टीचर आते हैं तो उससे पहले क्या हो जाता है, बच्चे आ गए होते हैं। आप स्कूल में जब देखे होगे कहते हैं ना कि टीचर के आने के पहले बच्चे आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, बच्चे पहले आ गए, तो बच्चे पहले आए तो बच्चों को कहाँ लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में। और टीचर बाद में आया तो टीचर को पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट में तो बाय द टाइम के साथ आएगा या फिर बिफोर के साथ आएगा। आप यहाँ पे बिफोर भी लिख सकते थे। तो अब बाद में क्या आया, टीचर आए, तो हम बाद में टीचर को बुला सकते हैं क्या, बाय द, अच्छा बच्चों को पहले हमको लाना था ना, तो बच्चों को पहले ला देते हैं इधर हम लोग, द स्टूडेंट हैड कम। अब इसमें देखो कुछ लोग कंफ्यूज इस चीज को लेके होंगे कि आपने बोला बच्चों को पहले लाना था, बच्चों को अब बाद में लेके आए। मैं क्या कह रहा हूँ वो चीज समझना, मैं इवेंट पे जा रहा हूँ, सेंटेंस को आगे पीछे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर हिंदी पे जाओगे तो क्या मिलेगा, बाय द टाइम द टीचर अराइव द स्टूडेंट हैड कम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि बच्चे कब आए, बच्चे पहले आ गए, द स्टूडेंट हैड कम, ठीक है, बाय द टीचर अराइव, टीचर के आने के पहले। अब ये चीज कैसे समझ में आ रहा है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, बाय द टाइम का मेरे को तो मतलब मान लो नहीं समझ में आता है, बिफोर रहता तो समझ में भी आता। तो ये चीज मैंने क्यों लिखा नोट में, इसीलिए लिखा ताकि आप समझोगे बाद में कि जो चीज पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या है, द टीचर हैड कम, तो टीचर हैड कम पास्ट परफेक्ट मतलब टीचर सॉरी द स्टूडेंट हैड कम, तो स्टूडेंट क्या है पास्ट परफेक्ट में है, तो स्टूडेंट पहले आ गया है, ये चीज ये इवेंट पहले हो चुका है। बाद में क्या हुआ, बाय द टीचर अराइव, टीचर बाद में। इसी को मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, तीन तरीके से लिख के दिखाता हूँ। मैं द टीचर को पहले लिख दूंगा, सॉरी द स्टूडेंट को पहले लिख दूंगा, द स्टूडेंट हैड, मैं ना टीचर और स्टूडेंट बोलने में आगे पीछे कर दे रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। द स्टूडेंट हैड कम, अब इसका मतलब भी वही हुआ कि बच्चे जो है ना आ चुके थे, बाय द टाइम द टीचर अराइव। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक के आने के पहले जो है ना छात्र आ चुके थे। ये भी सही है, खाली हमने इस सेंटेंस को आगे लेके चल गए। तो बोलोगे सर ये कहाँ आपने आगे कर दिया, आगे तो पहले वाले सेंटेंस में कहोगे आगे तो टीचर को आप ले आयो। मैं सेंटेंस को आगे पीछे करने की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके अर्थ को मीनिंग को आगे पीछे करो। इसमें कौन इवेंट पहले हो रहा है, दो इवेंट है, एक इवेंट में बच्चे आ रहे हैं और एक इवेंट में टीचर आ रहा है। तो पहले कौन आ रहा है, पहले बच्चे आ रहे हैं, तो जो इवेंट पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखो। तो द स्टूडेंट हैड कम, यहाँ भी द स्टूडेंट हैड कम, दोनों सेम चीज है। पहले टीचर आ गए इसलिए सॉरी पहले बच्चे आ गए, तो पहले बच्चे आ गए तो पहले बच्चों को हम पास्ट परफेक्ट में रख दिए। बाद में टीचर आते हैं तो बाद में आने के लिए बाय द टाइम या फिर बिफोर, ठीक है। तो बिफोर या बाय द टाइम द टीचर अराइव। तो मैं बिफोर से भी इसको लिख सकता हूँ, चार तरीके से लिख सकते हैं इसको। बिफोर
ठीक है, द टीचर अराइव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द स्टूडेंट हैड कम। ये समझो, अब ये चीज क्या रहे, शिक्षक के आने के पहले, अब बिफोर तो समझ में आ गया आपको, शिक्षक के आने से पहले द स्टूडेंट हैड कम, बच्चे आ चुके थे, अब समझ में आ गया ना। बाय द टाइम से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनका मतलब नहीं पता होगा, तो इन दोनों का यूज एक ही तरह से होता है, पहले के अर्थ में। ठीक है, अब अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, द स्टूडेंट हैड कम बिफोर द टीचर अराइव, इसका मतलब क्या कोई चेंज आया, नहीं आया। इसका ये मतलब वही है, देखो, द स्टूडेंट हैव कम, बच्चे आ चुके थे, बिफोर द टीचर अराइव, मास्टर के आने के पहले। या फिर ये पढ़ो, बिफोर द टीचर अराइव, मास्टर के आने के पहले द स्टूडेंट हैड कम, बच्चे आ चुके थे। तो पहले क्या हुआ, बोलोगे पहले तो आप टीचर के ला रहे हो, अरे भाई अर्थ समझो, बिफोर टीचर अराइव, मास्टर के आने के पहले, अब उनके आने के पहले कुछ हो चुका है, वो क्या हुआ है, द टीचर सॉरी द स्टूडेंट हैड कम। ठीक है, बच्चे आ चुके थे, तो पहला इवेंट क्या हो रहा है, बच्चों का आना। तो जो पहला इवेंट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आई होप यही समझ में आ गया था। अब चलो रूल 2 की तरफ चलते, डेट इज आफ्टर। आफ्टर के साथ क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, आफ्टर के साथ इसका जस्ट उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करेंगे हम लोग, आफ्टर में क्या होता है ना, आफ्टर के जस्ट बाद क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, अब ये हिंदी से समझ में आ जाए, बाद में। मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ, सेम चीज है, खाली हिंदी आफ्टर का चेंज होने के वजह से इसकी पोजिशनिंग अलग कर रही है। अब इसका मतलब होता है पहले, ठीक है, बिफोर। आफ्टर के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, और जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना। ऐसे जनरली सीडीएस में, एफकेट में सवाल दिए जाते हैं, एसएससी देता है, तो बच्चे थोड़ा सा इनकी पोजिशनिंग में लफड़ा हो जाता है। अब मैं इसी चीज को ना, कहाँ है डॉक्टर पेशेंट वाला, इसी को ना अगर मैं घुमा के लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा आफ्टर के साथ, तो बोलोगे आफ्टर के साथ थोड़ा सा लिखने में आपको ऐसे होगा। तो यहाँ पे दो इवेंट हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब इसी को मेरे को ना आफ्टर के साथ करके लिखना होगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये चीज सोचो। आफ्टर के साथ करके जोड़ूंगा तो ये थोड़ा सा अर्थ गलत दे देगा। जैसे मैं लिख दूं ना कि आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, या फिर यूं लिख दूं कि आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने के बाद। ठीक है, ये तो अर्थ ही नहीं दे रहा है, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। ठीक है, ये चीज दे सकते हो, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, तो मरने के बाद डॉक्टर आया। तो पहला क्या हो गया इवेंट, पहले पेशेंट मर गया। हम लोग वही चीज करते हैं यहाँ पे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बोलूंगा तो बहुत लोग नहीं समझ में आएगा। हमको पहले इवेंट को क्या करना होता है, पास्ट परफेक्ट में करना होता है। तो पास्ट परफेक्ट में करने के लिए पहले रोगी को मार दो, ठीक है, रोगी को, पेशेंट को मार दो। ठीक है, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मैं आपको दोनों में फर्क समझाऊंगा। फिर क्या हुआ, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। अब इसका मतलब बताओ क्या हुआ, यहां पे क्या हो रहा है, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो यहां पे पहले क्या हुआ, पेशेंट पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। यहां पे क्या हो रहा था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, यहां भी पेशेंट पहले मर गया डॉक्टर के आने के, मतलब पेशेंट मर जाता है तब डॉक्टर आ रहा है, दोनों सिनेरियो में। लेकिन यहाँ पे हमने डॉक्टर के पहले बिफोर लगाया, क्यों, क्योंकि डॉक्टर बाद में आ रहा है ना, तो इसलिए डॉक्टर के आने के पहले। तो जो चीज बाद में आ रहा है उसके लिए, या फिर क्या कहते हैं ना कि जो चीज बाद में आ रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट ही आता है, इसलिए बिफोर को पास्ट इंडेफिनिट के साथ ऐड कर रहे हैं। जो चीज पहले हो जा रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। अब इसके हिंदी मीनिंग की वजह से, ठीक है, तो इसको अपने को आफ्टर को पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं। बट अगर इवेंट से नहीं समझ में आ रहा है तो रूल ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आता है।
बिफोर के साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है, सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ये रूल भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो मैंने नोट में लिखा था ये समझ जाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा, काफी इजी हो जाएगा दोनों चीज। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी हम वैसे लिख सकते थे, अब ट्राई करो एक बार। अब मैं इसको इसी एग्जाम्पल को ना घुमा के भी लिख सकता था, द डॉक्टर केम, ठीक है, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर तो आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया लेकिन पेशेंट के मरने के बाद, तो स्टिल पेशेंट पहले मर रहा है, डॉक्टर बाद में आ रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर यही रूल है, बट अब कुछ जानने वाली चीज है नहीं इसके अंदर। मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा देता हूँ, इसी से रिलेटेड है, बाय द टाइम का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लोगे। अब इसके अंदर बाय द टाइम अभी आपने पढ़ा पास्ट के साथ, ठीक है, हमने बाय द टाइम का पढ़ा अभी क्या, बाय द टाइम के साथ क्या पढ़ा, देखो बिफोर एंड बाय द टाइम के साथ, कि बाय द टाइम आएगा तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ओके, और पास्ट की घटना हो तो पास्ट फिर परफेक्ट आएगा। लेकिन मान लो बाय द टाइम का यूज करके हम पास्ट की घटना नहीं बता रहे हैं, बिफोर आफ्टर का तो पास्ट की घटना के बारे में बताएंगे, लेकिन बाय द टाइम का ना इससे हम प्रेजेंट के बारे में भी बता रहे होते हैं। तो अगर इसका प्रेजेंट में यूज करेंगे तो बाय द टाइम के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा। बट ये समझ में आओ, बाय द टाइम के साथ इंडिफिनिट ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, इंडिफिनिट ही आएगा, ओके। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट आया तो पूरा सेंटेंस जो है ना वो पास्ट में नहीं ले जाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, ये सॉरी फ्यूचर में भागी जाएगा, मतलब वो पास्ट की चीजें नहीं बताएगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएंगे हम, ठीक है। इसको पास्ट की चीजों को हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे आगे, अब जो हो चुका है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, या तो जो हो अभी फिलहाल हुआ, ठीक है, हो रहा है, या फिर आगे जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब समझ में आ गया, बाय द टाइम का यूज करेंगे तो आगे प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल में लिखवा दो, ये समझना। हायर लेवल एग्जाम के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कोस्ट गार्ड के लिए है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का किसी को देना है उसके लिए है। मैं एग्जाम्पल में लिख दूं, बाय द टाइम क्या लिख सकते हैं, आई रीच द स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं, विल हैव प्लस B3, तो ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो ये चीज मैंने आपको कल एक क्लास में पढ़ाया था, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये चीज समझोगे। या फिर आपको इसको ऐसे घुमा के लिख सकते हो, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन। ठीक है, आई रीच द स्टेशन। अब आप इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते थे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच द, मैं जब स्टेशन पहुंचता हूँ तो ट्रेन स्टेशन छोड़ चुका होगा, ठीक है, या फिर ट्रेन जा चुका होगा, ऐसे बोल सकते हैं। कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी जाओ, अब जल्दी निकलो घर से, लेट हो जाएगा, तो अब आप ऑलरेडी जब लेट हुए होते हो तो क्या बोलते हो, अब हम क्या चाहें, अब जब तक हम स्टेशन पे जाते हैं तब तक ट्रेन छूट जाएगा हमारा, ट्रेन जा चुका होगा, वही चीज़ है ये चीज़, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे ना मैं आपको फोर एंड सिंस का यूज बता देता हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे। फोर एंड सिंस का यूज पहले बता दूं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फोर एंड सिंस हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस के अंदर ही पढ़ना था इसको, पढ़ लो भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे जाके जितने भी आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे, उसमें भी ये चीज आ जाता है। तो ये चीज देखो, हम फोर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए एक सिंपल सा चीज समझो, फोर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, हम जब भी बोलते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई भी डिजिट होता है उसके साथ फोर का यूज करते हैं। अब देखो, डिजिट वाले 1 2 नहीं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ONE 1,
TWO2, THR3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने इंग्लिश में लिखते हैं ना, ONE1 TWO2 THR3, वैसे लेटर्स को इनके पहले 4 का यूज करते हैं। या फिर हम कहते हैं ना A या N, इनके पहले भी वही यूज करते हैं 4 का। ये चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लिख देना कि 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसके पहले 4 का यूज नहीं कर सकते। ओके, अब देखो, वैसे इसको हम बोल सकते हैं कि एक अवधि के लिए यूज करते हैं, एक ड्यूरेशन के लिए लिखते हैं 4 का, और एक फिक्स टाइम के लिए लिखते हैं सिंस का। बट बहुत लोग उसमें कंफ्यूज जाएंगे कौन सा ड्यूरेशन है कौन सा फिक्स टाइम है। ठीक है, तो बस सिंपल सा लॉजिक समझो। एग्जाम्पल मैं क्लियर कर दूं, देन मैं आगे बढ़ूंगा सिंस की तरफ। ठीक है, देखो मैं एग्जाम्पल में लिखता हूं, अगर आपको तो क्या लिख सकते हैं, 5 ईयर, 5 ईयर्स, सही है। अगर मैं ये लिख दूं ना सिंस 5 ईयर्स, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं 4 ईयर्स, ये सही हो जाएगा हमारा। मैं अगर लिख दूं सिंस 4 ईयर्स, ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आ गया, बहुत अच्छी चीज है। अब देखो सिंस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। सिंस का यूज ना अलग अलग चीजों में होता है। लाइक देखो, हमारे लाइफ में जितने भी कैलेंडर के जो डेट होते हैं, कैलेंडर में जो डेट बताया जा सकता है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, सिंस का यूज होगा। लाइक कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं, मैं बोलूं ना अगर आपसे 4 डेज, भाई कैलेंडर में आप 4 डेज बताओगे, मैं पूछूंगा ना कैलेंडर में बताओ 4 डेज कब है, बोलोगे पागल है क्या, 4 डेज कब कहाँ बताएगा, डेट मेरे से पूछ भाई। 4 डेज और 5 डेज थोड़ी कैलेंडर में। हाँ, काउंट कर रहे होते हैं ना, काउंटिंग नंबर, देन हम 4 5 कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर के लिए ऑलरेडी 4 बुक हो गया कि हम 4 का यूज करेंगे। लेकिन मेरे को अगर बताना हो कैलेंडर में कि मंडे कब है, मंडे, तो कैलेंडर में देख के मंडे बता सकते हो, बोलोगे हाँ, तो हम यहाँ पे सिंस मंडे करेंगे, तो हमारा सही है। अगर मैं कैलेंडर में बोलूँ आपसे 10 जून कब है, ठीक है, 10th जून, कैलेंडर में बता सकते हो, बोलोगे हाँ, सिंस यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूँ ना कि कैलेंडर में ना होली कब है, देख के बताओ, बता सकते हो कैलेंडर में होली, बता सकते हो, तो हम इसके पहले सिंस का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने फेस्टिवल को भी लिख दिया, सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस ईद, ठीक है, वैसे जितने भी फेस्टिवल्स हैं इंडिया में होते हैं। मैं अगर किसी मंथ का नाम मैंने बोल दिया डायरेक्टली, लाइक मैंने बोला से जुलाई बताओ, कैलेंडर में होता है, बोलोगे हाँ, सिंपल है। लेकिन कैलेंडर में ऐसे ONE1 टू TWO2 THR3 FOUR4 ऐसे नहीं रहता है भाई, आपने नहीं देखा होगा। इस तरीके से रहता है, 10th जून, 12th जून, 5th मई वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, इस तरीके से रहता है। और साथ साथ में क्या होता है भाई, सिंस का यूज और भी चीज पढ़ो यहाँ पे। सिंस के लिए मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ, क्या क्लॉक का नाम सुने हो आप, घड़ी, कहोगे हाँ। और हम कहते हैं ना डे, ठीक है, डेज एंड नाइट, डेज, अच्छा चलो इसको एंड में लिखूंगा ताकि समझ में आए आपको। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, डे, नाइट, इट इज, ऐसे रहेगा। अब मैं एग्जांपल बोल दूं, हम लोग बोल सकते हैं ना जैसे कि स्टेज ऑफ लाइफ, बोलते हैं ना कि चाइल्डहुड, बचपन से, उस सिचुएशन में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं चाइल्डहुड के साथ है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज़ को लिखना जरूरी नहीं है। किशोरावस्था में जब बोलूँ तो आपको समझ में आ रहा है, एडोलेसेंस का मतलब होता है वो हमारे लाइफ का एक स्टेज है,
क्लॉक के बारे में जब मैं बोलूँ तो आपको दिख जाएगा 10 AM, 12 PM, ठीक है, ऐसे EDC। तो इन सभी के पहले सेंस का यूज हो रहा होता है। एग्जाम्पल देख लो, मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझो, वीडियो के टाइम पे मत जाना। मैं बोलूँ ना अगर, बताओ 11 AM, तो इसके पहले क्या लगेगा, सेंटेंस में लाते रहेंगे बाद में हम, पहले इसका एक यूज समझ लो फिर हम सेंटेंस के अंदर डालेंगे इसको, तो बोलोगे सर सेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि चलो एडोलेसेंस के पहले क्या होगा, मतलब इसका मतलब होता है किशोरावस्था, समझना, चाइल्डहुड तो समझ में आ गया, बचपन होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेंस, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है किशोरावस्था। अगर मैं बोल दूं आपसे ना लास्ट नाइट, ठीक है, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया लास्ट नाइट को, तो लास्ट नाइट के पहले क्या लग जाएगा, देखो डे नाइट के पहले हम सेंस लगाते हैं। ओके, कैलेंडर में एक चीज मैंने और छोड़ दिया यहाँ पे, कैलेंडर में हम ये भी बता सकते हैं 2004, 2005, ठीक है, 1998, ऐसे लिख सकते हैं ना सेंस। ठीक है, तो ये भी चीज़ ऐड कर लो, कैलेंडर में जो चीज़ बता सकते हैं उसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें सिंस एंड फोर का जो है ना बखेड़ा खत्म हो गया। अब आपको अगर अच्छे से समझ लोगे, पढ़ लोगे 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे, तो फिर आपको लाइफ में कभी भी सिंस एंड फोर के यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब हम फिर से टेंस की तरफ एक बार मुड़ जाते हैं। हमारे पास बचा है अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, हम तीनों को एक साथ निपटाते हैं, देखो बढ़िया तरीके से एकदम। मैं स्ट्रक्चर्स के साथ समझाऊंगा, बिकॉज अभी जस्ट हमने फोर सिंस का यूज पढ़ा, और तीनों को एक साथ लपेट देंगे ना इतने प्यार से कि तीनों समझ में आ जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। फिर अपने को आज ही चलना है कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ, इसी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस ना, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, याद है, बोलो कि याद कहाँ है हमको, तो फिर कर क्या रहे हो भाई, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है, ओके, प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म याद होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा भाई, फो या सिंस, ठीक है, प्लस टाइम। ये चीज समझना, शायद मैंने आगे उस टाइम नहीं बताया था, ठीक है, फोर सेंस के बारे में नहीं लिखा था वहाँ पे, बट पीडीएफ में आपको लिख के दे दूंगा। तो यहाँ पे फोर और सेंस भी आएगा, हम कितने समय से कोई काम करते हैं। वहीं पे एक चीज़ और समझना, हमको दूसरा क्या पढ़ना था, अच्छा चलो एग्जाम्पल साथ साथ में पढ़ा दूँ तब समझ में आएगा। बाई मिस्टेक हमसे मीट किया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो काम इसका मतलब अभी भी चल रहा है। लाइक क्या चल रहा है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यू लिखूंगा ना, आई हैव बीन टीचिंग यू। अब मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ, फॉर 4 years, ठीक है, वैसे मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आई हैव बिन, बिन को मैंने इतना लपेट दिया ना कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है मैंने, बिन टीचिंग यू सिंस, अब मैं देखो सिंस लेके आया हूँ तो मेरे को एक कैलेंडर का टाइम देना होगा 2018, ठीक है, 2018 मतलब 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मैं इस काम को इतने टाइम से करते आ रहा हूँ। जब हम बोलते हैं ना कि ये काम इतने टाइम से करते आया जा रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखा जाता है, आई हैव बीन या फिर ही हैज बीन, जो भी कर रहे हो। देन अपने को सिंस एंड फोर का यूज यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से होके देखना होता है कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं था, हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, फिर हम फ्यूचर परफेक्ट देख लेंगे। ठीक है ना, चलो अब देखो ये कुछ अलग नहीं है,
ये कुछ अलग नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, यहाँ पे हैज अब था ना, वहां पे खाली पास्ट में हैड कर दो बस। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे हम लोग, खाली हैड कर देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। हैज, सॉरी पास्ट है, हैड करो, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन प्लस बी फो, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फो, जो कर रहे हो आप अकॉर्डिंग टू वर्ड, ठीक है। देन अपने को टाइम देना होगा, कितने टाइम से ये किया जा रहा है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस 1998, 1998 से, ठीक है। जन्म के 1-2 साल बाद ही, 2-3 साल बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ये सेंटेंस में कुछ है नहीं, स्ट्रक्चर पे फोकस करो, फोर एंड सिंस का यूज देखो, बाकी कुछ नहीं एक्स्ट्रा बता रहा मैं इसके अंदर। बाकी फ्यूचर परफेक्ट से कोई भी ग्रामर का सवाल बनता है नहीं, तो रहने दो। अब हम कुछ स्पेशल रूल पढ़ते हैं, दैट विल बी कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इसी के अंदर पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। कंडीशनल सेंटेंसेस, ओके, टेंस के अंदर है। यहाँ पे 4-5 रूल है, इन सबको देखो, समझो, पढ़ो और मस्त रहो। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको ध्यान से देखना। वैसे तो इसको इफ क्लॉज के नाम से भी हम पढ़ा सकते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे टॉप पे रहेगा हमारा इफ, जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। इफ के बाद हमारा होता है व्हेन, व्हेन के बाद होता है हमारा एज सुन एज, ठीक है, ओके। इसके बाद हम वेन एवर भी लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद बिफोर आफ्टर का तो मैंने नहीं पढ़ाया था ना, लेकिन फिर भी देख लो, बिफोर आफ्टर, ठीक है। बिफोर आफ्टर को हटाओ, यहाँ से सवाल नहीं आते। वेन नेवर से भी सवाल नहीं आ रहा, तो फालतू की चीज़ें रटवाने से कोई मतलब नहीं है। अनलेस अनटिल देख लो, यहाँ से सवाल बनता है। जहाँ से नहीं बन रहा है उनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। टिल, और एक होता है इन केस। ये सारे वर्ड जब सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं ना, तो इनके जस्ट बाद, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इनके जस्ट बाद क्या आता है आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, ठीक है। देन हमारा सेकंड सेंटेंस जो होगा वो कहाँ पे होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, नहीं हटेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वहीं पे स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ नीचे, ताकि आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल कह लो, या फिर जो भी है, आजकल विल ही यूज कर दे रहे हैं हम लोग, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फॉर्म में हम यूज करते हैं इसको। बात समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आ रहा है, इसको 2 बार पढ़ना है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है, खाली पढ़ने वाली चीज़ है। पढ़ोगे आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। देखो, जब भी सेंटेंस की शुरुआत इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, टिल, इन केस, इनसे कर रहे हैं, तो इनके जस्ट बाद वो लाकर वो पूरा पूरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में जा रहा है, तब प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा, तो अगला फ्यूचर इंडिफिनिट में रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूं आपको इफ ही विल गो टू दिल्ली, ठीक है। अब मैं फिर ऐसे लिखता ना कि ही विल सी द रेड फोर्ट। अब ये क्या सवाल सही है, बोलोगे हाँ सही तो है, कहाँ गलत है। अगर वो दिल्ली जाएगा तो रेड फोर्ट देखेगा, लेकिन ये गलत है। इफ क्लॉज के बाद मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा अगर अगला फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इफ ही गोज टू दिल्ली, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, ही विल सी द रेड फोर्ट, सी द
रेड फोर्ट। अब जाके ये सेंटेंस 100% सही हो गया। अपने को क्या समझ में आया इस सेंटेंस के अंदर, बोलोगे कहाँ कुछ समझ में आया? ये समझ में आया कि इफ के जस्ट बाद अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट देना था। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको? प्रेजेंट क्या करना था? इंडेफिनिट करना था। एंड अगला सवाल जो था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये चीज समझना था। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। वैसे इफ पे ये खाली ये लागू नहीं होगा, बाकी के जितने भी इधर वर्ड्स मैंने लिखवाया ना, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, टिल वगैरह वगैरह वगैरह, अभी अनलेस अनटिल टिल पे ऊपर आगे चल के बहुत पढ़ना है अपने को, तो अभी तो शुरुआत है। अगर मैं ये लिख दूं ना आपसे, अच्छा चलो मैं इसको ना एक घुमा के भी लिख सकते हैं, बस जरूरी नहीं कि खाली ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम घुमा के भी लिख सकते हैं। हम ना इफ क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले ये भी आ सकता है, ही विल सी द रेड फूड। ठीक है, ही विल सी द रेड फूड। बाद में लिखोगे तो इफ के साथ लिखना है इफ ही गोज टू दिल्ली, इफ ही गोज टू दिल्ली। ठीक है, अब ये नहीं करना ना कि इफ को पहले लिखना है तो हम कुछ और लिख देंगे, इफ को ही के साथ लिख देंगे, ही विल सी द रेड फोर्ट। नहीं, इफ के बाद जब भी आएगा आप उसको आगे लिखो इस सेंटेंस को, या फिर पीछे लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। इफ ही गोज टू दिल्ली। ओके, तो ये चीज समझना। इफ क्लॉज, इफ वाले सेंटेंस को आप आगे लिख लो। दो सेंटेंस है ना, दिल्ली जाएगा तो रेड फोर्ट देखेगा, तो दिल्ली जाना और रेड फोर्ट देखना, दो चीजें हो रही है। तो इफ वाला जो सेंटेंस है, ध्यान से सुनना, क्या होगा भाई, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होगा इफ, और सेकंड जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ आएगा, अगर ये प्रेजेंट के टाइप पे बता रहा है तो। ओके, या फिर एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। व्हेन ही कम्स हियर। ठीक है, ही विल मीट मी। जब वो यहाँ आएगा तो मेरे से मिलेगा। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे कम्स लिखा है तो आप आएगा क्यों बोल रहे हैं? पढ़ते ऐसे ही इसको लगता है कि दोनों फ्यूचर में है, लेकिन लिखते हैं एक को व्हेन के साथ, इफ के साथ, एज सुन एज के साथ, अनलेस, अनटिल, इनकेस के साथ, इस चीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। ठीक है, या फिर इसको चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से, ही विल मीट मी। अब आप फिर बाद में व्हेन वाला लिख सकते हो, व्हेन ही कम्स हियर। अच्छा, एक चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ, नोट, बहुत VBI है, पता है क्या? जो कि एग्जाम में देता है, इफ सपोज एंड इन केस, तीनों का अर्थ एक ही होता है। अर्थ जो होता है ना, यदि होता है, इसलिए ये तीनों एक साथ यूज नहीं होते हैं। ये तीनों में किसी दो को भी एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी दो को भी एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बोलोगे इसका मतलब क्या है महाराज जी, बताओ। एग्जाम्पल देखो, अभी जस्ट मैंने बोला ना कि इफ, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ, इफ इन केस। ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, फिर मैं बोल देता हूँ आई विल सी द रेड फोर्ट। ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल भी गलत है। क्यों? ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि भाई यहाँ पे इफ एंड इन केस, ये सुपरफ्लुअस बना रहा है इसको, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये क्या हो गया, यदि, यदि, ध्यान से सुनना, यदि, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, भाई यदि, यदि क्या जाओगे, यदि दिल्ली जाओगे। ठीक है, इसलिए किसी एक को हटा दो, या तो इफ लिख दो, इफ आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, तो लिखोगे आई विल सी द फलाना फलाना रेड फोर्ट। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, इफ, सॉरी, इन केस, इन केस लिख लो,
इन केस आई गो टू दिल्ली आई विल सी द रेड फोर्ट। सपोज के साथ भी वही चीज है, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये मत सोचना कि उसका अलग रूल है। द रेड फोर्ट, अब जाके सही हुआ। या तो इफ आएगा या इन केस या फिर सपोज, तीनों में से कोई एक ही आएगा। तीनों को या फिर दो को या फिर, है ना, इसके एक साथ नहीं यूज कर सकते, ये तीनों को एक साथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। या फिर दो को भी, सपोज और इनकेस को भी एक साथ नहीं यूज कर सकते, इफ सपोज को भी एक साथ यूज नहीं कर सकते, इफ इनकेस को भी यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो, कोई एक आएगा, क्योंकि तीनों का मतलब तो एक ही होता है। मैं बोल दूंगा अगर ना कि मेरे भाई भाई इधर आओ भाई भाई इधर क्या हो, एक बार बोलोगे। या फिर पापा से पैसा मांगना होगा तो कैसे मांगते हैं, पापा मुझे पैसा चाहिए, पापा मुझे पैसा 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 चाहिए, ऐसे बोलोगे तो थप्पड़ 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 लग जाएंगे। ढंग से बोल रहे बेटा पैसा चाहिए, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे सबका मतलब एक ही है, तो हम किसी एक को एक बार में यूज़ करेंगे ना। तो ये थोड़ा सा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अलग चैप्टर में ना पढ़ के बीच में ऐसे जितने भी सुपरफ्लुअस वाले एक्सप्रेशन है उनको बीच बीच में मैं पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर। लेकिन मान लो, देखो ये जितने भी वर्ड्स थे हमारे, कहाँ थे ये पास्ट सेंटेंस के अंदर यूज होती है, तो प्रेजेंट वाला था, तब जाके हमने इनके जस्ट बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट किया, बाद वाले को फ्यूचर इंडिफिनिट में किया। लेकिन अगर इनको हम पास्ट में करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस को रूल 1 मान लो, ठीक है। अब इसका हम रूल 2 देख लेते हैं। जैसे उनमें क्या क्या वर्ड्स थे उनको मैं फिर से लिखता हूँ। व्हेन, इफ, क्या क्या था मैं खुद भूल गया, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा। चलो ठीक है, सीक्वेंस में मेरे को नहीं याद है, आगे पीछे लिखेंगे। पहले हमने इफ लिखा होगा, फिर हमने व्हेन लिखा होगा, यही ना, फिर हमने एज सून एज लिखा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में लिखे या फिर ऊपर नीचे लिखे, इससे कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। टिल अंटिल लिख लो या फिर अनटिल लिख लो, टिल लिख लो, इनकेस लिख दो, ये सभी चीज़ जो है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना होगा। ओके, अब इनके साथ क्या करेंगे हम, पास्ट की चीज़ों का वर्णन करते हैं अब हम लोग। लेकिन यहाँ पे इफ नहीं होगा, इफ को हटा लो, इफ का ये रूल नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, ये इफ पे अप्लाई नहीं होने वाला, बाकी सबके साथ अप्लाइड होगा। जो मैंने अभी जस्ट क्या क्या पढ़ा दिया था आपको, बिफोर एंटिल, ये सभी चीज़ें बिफोर पढ़ाया था, आफ्टर आफ्टर के साथ नहीं, इसमें बिफोर भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि बिफोर का रूल मैंने पढ़ा ही दिया, तो फिर बार बार एक ही चीज़ लिखवाने कोई मतलब नहीं। लेकिन बिफोर को ऐड कर दो, बिफोर को भी मैंने पढ़ाया था। इफ को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ध्यान देना, ठीक है। इफ नहीं, ये चीज नोट करो, इफ के साथ ये रूल फॉलो नहीं होगा। अभी इफ क्लॉज में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ये सारे वर्ड्स जो है ना आपको, अगर इनके साथ जस्ट बाद इनको पास्ट इंडिफिनिट के साथ अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, अगला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बिफोर के साथ पढ़ाया था, वही चीज इन सब के साथ हम कर रहे होंगे। जैसे पास्ट इंडिफिनिट में क्या करते थे हम, थोड़ा सा इसी कलर चेंज कर दो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा एक फंडा हमने लिखा है यहाँ पे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट हैड, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको समझना होगा। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले ये समझो, मैंने इफ के साथ ये चीज नहीं बोला है, तो इफ यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ये चीज इफ को छोड़ के बाकी सब पे अप्लाई हो रहा है, इफ के साथ अलग रूल अप्लाई होता है। मैं चाहता तो इफ को यहाँ पे भी छोड़ सकता था, बट इफ क्लॉज में यहाँ पे फॉलो करता है। इसको फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, इफ क्लॉज वाले चीज को। इफ के अलावा बाकी जो चीज थे वो चीज पास्ट में अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये सब, अगर इन सारे वर्ड के साथ जस्ट पास्ट इंडिफिनिट आ रहे हैं तो इनके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। ओके, अब जब पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो एग्जाम्पल देख लो। मैंने बिफोर वाले में पढ़ाया था ना, डॉक्टर को मार रहा था, सॉरी पेशेंट को मार रहा था, डॉक्टर को बुला रहा था, वही चीज़ है। बट हम यहाँ पे अभी ट्रेन को बुला लेते हैं, लाइक ऐसे, बिफोर आई रिच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट, रिच द स्टेशन कर दो, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये चीज तो क्लास के शुरुआत में ही मैंने बहुत ज्यादा समझाया, ठीक है।
तो वो रूल था यहाँ पे और कुछ अलग नहीं था। वहीं पे मैं यहाँ पे एक चीज़ और व्हेन को ले लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ व्हेन, ठीक है, ही reached दिल्ली, रमेश हैड मेट मी। अब ध्यान से देखना है इसके अंदर क्या लिखा मैंने। व्हेन के साथ पास्ट इंडिफिनिट, अगला वाला पास्ट परफेक्ट। बिफोर के साथ पास्ट इंडिफिनिट, अगला वाला पास्ट परफेक्ट। तो ये जो थे प्यारे प्यारे चीज थे, इनको आपने समझा। अब हम लोग इफ क्लॉज पे चलते हैं। जो इफ क्लॉज खतरनाक रूल और मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से बनेगा इफ क्लॉज के साथ। इफ क्लॉज से पहले ना मैं आपको व्हेन और व्हाइल के बारे में कुछ रूल पढ़ाता हूँ। व्हेन एंड व्हाइल, जहां पे देखो बहुत जगह इसको क्लियर नहीं कराया जाता और बच्चे ना कोर्स खत्म होने के बाद भी परेशान रहते हैं कि चल क्या रहा है व्हेन और व्हाइल के साथ, इफ क्लॉज के साथ, इनके बारे में पढ़ना। व्हेन के जस्ट बाद एग्जाम में आपने देखना ना पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है, और व्हाइल के जस्ट बाद ना पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। ये चीज समझना, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कैसे, कुछ एग्जांपल लेके तड़का भड़का लगा दो इसके अंदर ताकि चीजें काफी क्लियर हो जाए हमको। इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। पता है क्या, देखो अगर सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा है और इसको दो सेंटेंस से जोड़ोगे ना, तो पहला तो जस्ट व्हेन के साथ क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन वही हम वाइल के साथ अगर शुरुआत कर रहे हैं तो हम वाइल के साथ जस्ट पास्ट कंटिन्यूअस को लेके आ जाएंगे, तो दूसरा हमारा सेंटेंस जो इसके अंदर आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से परोस रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग करके डिफाइन फिल्टर कर करके कब किसको कहाँ पढ़ाना है। अगर इसकी वैल्यू नहीं करोगे, आप नोट्स बना के पढ़ोगे नहीं अच्छे से, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है इस वीडियो को। और लिख के ले दो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ग्रामर, एक सिंगल रूल भी इससे बाहर नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। एक सिंगल रूल में बोलता हूँ, क्वेश्चन एक बिना इस रूल के बाहर का सवाल नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैं व्हेन से अगर बना रहा हूँ तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा व्हेन, ठीक है। अब जब व्हेन आ गया ना, तो मैं ये नहीं लिख सकता ना कि व्हेन राम वाज आस्किंग, ठीक है, अ क्वेश्चन, ठीक है, आस्किंग। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ ठीक करने की, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन राम वाज आस्किंग ए क्वेश्चन, वी वेयर रीडिंग, लिख लो वी वेयर रीडिंग। अब ये क्या सवाल सही है? मैं बोलता हूँ नहीं, ये सवाल प्रॉपर तरीके से गलत है। क्यों भाई? व्हेन के साथ हमने बोला ना कि ये क्या है, बिफोर आएगा ही नहीं आएगा। इसको हम कैसे सुधारेंगे? व्हेन राम आस्क्स लिखो, V2 आएगा ना, आस्क अ क्वेश्चन। वी अब आगे तो कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा, वी रीडिंग। कहते ना कि राम ने जब सवाल पूछा ना, तो भाई जब तुम मेरे से पूछे ना तो मैं उस टाइम पढ़ रहा था, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। जब तुम मुझसे सवाल पूछे, ठीक है, पूछे मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं क्या कर रहा था अपनी कंटिन्यूटी को बताऊंगा, मैं उस टाइम पढ़ रहा था। वही एग्जाम्पल को थोड़ा सा घुमा के अगर देंगे तो क्या करोगे आप? करोगे क्या? सॉल्व करोगे। जैसे मैं बोल सकता हूं कि वाइल वी वर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग अ थिफ। अब सेकेंड सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना। अ थिफ केम इनटू माय होम, या फिर माय हाउस कह सकते हो, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है। अब इसका मतलब देखो, वाइल वी वर स्लीपिंग, जब हम सो रहे थे, हम बताते हैं यहाँ पे कि जब हम सो रहे थे, ठीक है, तो कोई चोर घुस गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीज है। वाइल और व्हेन का यूज समझना। बहुत VBI है, बहुत VBI है। अब कितना VBI है मैं कह नहीं सकता हूँ। एग्जाम में जब फंसोगे ना, नहीं पढ़ोगे, तो याद आएगा कि हाँ किसी ने पढ़ाया था फ्री में और हमने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो फ्री की चीजें थी।
अब आ जाओ इफ क्लॉज के ऊपर, ठीक है, स्पेशल रूल्स। चलो इफ क्लॉज से रिलेटेड मैं यहाँ पे 3 4 5 स्पेशल रूल्स पढ़ाता हूँ, उनको फटाफट नोट करके फटाफट समझ लेना। 3 चीजें पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी नजर इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका। देखो इफ से रिलेटेड ही मैं पढ़ाऊंगा। पहला, अगर इफ के जस्ट बाद, ध्यान से देखना, प्रेजेंट इंडिफिनिट अभी मैंने पढ़ाया था, प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, तो अगला सवाल किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। बात समझ में आ रहा है? ये चीज मैंने आपको पढ़ाया, कोई शक? बोलोगे नहीं बिल्कुल पढ़ाया आपने, हमने देखा भी, पढ़ा भी, समझा भी। अब लेकिन अगर इफ के बाद ना कोई सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, अगर आ जाता है, ध्यान से सुनना, तो आगे वाला सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ हम वुड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट के साथ हम फिर कोई वर्ब का मतलब V1 का यूज करेंगे, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ। क्यों? क्योंकि हम वुड के साथ, सेल के साथ, शुड के साथ, जितने भी मॉडल वर्ब है इनके साथ V1 का ही यूज करते हैं, इसलिए। और क्यों? इतना माहौल नहीं बनाना है, ध्यान से उसको समझते जाओ लॉजिक। वुड के साथ हमेशा क्या करोगे? V1 का यूज करोगे। अगर वुड के बाद कुछ और नहीं आया है तो, कुछ का मतलब बी अगर नहीं आया है तो। लेकिन इफ के साथ मैं एक चीज और समझा रहा हूँ, इफ के साथ अगर मान लो कोई सब्जेक्ट आ जाता है, ये सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब राम, श्याम, ही, सी, इट, आई, यू, दे, कुछ भी आ जाता है, और उसके बाद V2 ना हो कि अगर हैड आ जाता है, और हैड के बाद तो V3 आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है? देन अगर सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे? देखना, अगर V2 आया था, पास्ट इंडेफिनिट आया था, तो हम वुड के साथ V1 लगा रहे थे। अगर कहीं पास्ट परफेक्ट आ गया हैड के साथ V3, तो हम इस वुड के बाद हैव लगा देंगे। कोई रोक के दिखा देगा? हम वुड के बाद क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। वुड हैव प्लस V3, अब हैव के बाद तो V3 ही आता है ना। तो ये 3 स्पेशल रूल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इनको समझो। और एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है, चलो इनको एग्जाम्पल मैं करा दूं, या फिर चलो बता देता हूँ, ठीक है, साथ में। ये कहते हैं ना कि हम जब इमेजिनरी चीजें होंगी, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक चीजें होंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब काल्पनिक चीजें होंगी, काल्पनिक बातें होंगी, ठीक है, कैसी चीजें भाई? तो इमेजिन करने वाली चीज है, रियलिटी से दूसरा दूसरा मतलब उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। अगर इमेजिनरी सेंटेंस होगा तो उस सिनेरियो में हम इफ के साथ खेला कर देंगे। क्या खेला करेंगे भाई? इफ के साथ अगर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ हो, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, आई, यू, दे, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हम वर का ही यूज करेंगे। अभी मत कहना कि ही के साथ वर का है, क्योंकि सेंटेंस काल्पनिक है, तो हम वर का यूज करेंगे, कोई हमको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तब हमको दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ क्या करोगे आप? वुड प्लस V1 का यूज करोगे। आई बात समझ में? यही वाला है, दो वाला है, लेकिन यहाँ पे ये काल्पनिक नहीं था तो हम V2 यूज कर रहे थे, और इसमें कल्पना करेगा। इंसान राजा बनने का सपना देखेगा दीने में चिड़िया बन के उड़ने का सपना देखने लगेगा, ठीक है, इसे तो कुछ भी सपना देखने लगेगा, बैठे बैठे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगेगा, तो उसको काल्पनिक चीजें कहते हैं। और ऐसे सवाल एग्जाम में जब देते हैं तो 99% बच्चे सही कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ईजी रूल है ये। और आप अगर इसको गलती कर रहे हो तो समझ रहे हो कंपटीशन से कितने बाहर फेंके जाओगे। ये 4 रूल्स मैंने पढ़ाए, चारों के एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी समझो एग्जाम्पल नंबर 1। अभी मैंने क्या बोला था? इफ आई, ठीक है, इफ छोड़ो, आई छोड़ो, ही करो। इफ ही गोज, क्योंकि ही के साथ ना अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ब का यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इफ ही गोज टू दिल्ली, अब देखो ये क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अगला क्या यूज करोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ही विल सी द, आपको लग रहा होगा कि रेड फोर्ट लिखेगा, नहीं, मैं इंडिया गेट लिखूंगा। इंडिया गेट, ठीक है, उसको खाली लाल किला दिखाओगे और दुनिया में कुछ है कि नहीं? इंडिया गेट भी है, वो भी दिखाओ। देखो, इफ ही गोज टू दिल्ली ही विल सी द इंडिया गेट, ठीक है, तो ये चीज हमने लिखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें यहाँ पे फिर से नोट डाउन कर दो।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड वाला आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ये चीज मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। और वहीं पे मैं जब एग्जाम्पल नंबर 2 लिखने का कष्ट करूंगा, तो मैंने 2 में कौन सा रूल पढ़ाया था भाई आपको, ये सब्जेक्ट प्लस V2 और वुड प्लस V1, इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का एक तरीका होता है, लाइक इफ ही हैड मनी, ठीक है, मनी लिख लो, अगर उसके पास पैसा होता तो तुमको रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे इफ ही हैड मनी, अब यहाँ पे हैड है तो ये, अच्छा ये मैं लिखूंगा ना तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं ये वाला हैड वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला मैं, लेकिन वो यूज ही नहीं कर रहा था, हैड के साथ मेरा V3 थोड़ी था, मैं तो V2 यूज कर रहा था, ठीक है। लेकिन देखो मैं स्टडीड लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम में पास कराता हूँ लोगों को। इफ ही स्टडीड, अब आगे क्या लिखेंगे, ही वुड पास द एग्जाम। अब इसमें चीजों को समझना, मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के साथ क्या है, V2 है, तो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या है भाई, वुड प्लस V1 है, बात समझ में आ गया। और मैं एग्जाम्पल 2 का ही एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ, कलर चेंज करो इसकी, इफ ही हैड मनी, ओके, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे हैड है तो आगे वुड हैव लगाएगा, लेकिन मैं वो नहीं लगाऊंगा, क्यों, मैं लगाऊंगा ना कि ही वुड लेंड इट टू यू, लेंड इट टू यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब बोलोगे ना कि सर आपने गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि जस्ट आपने पढ़ाया कि अगर हैड रहेगा तो आगे हैड वुड के साथ हैव लगाओगे, लेकिन मैंने बोला हैड के साथ V3 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा क्या, मनी कोई वो है ना, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया या फिर नाउन हो गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है। कहाँ पे है भाई, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही है ये, सब्जेक्ट के साथ क्या है ये, नाउन है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुड के साथ लेंड करो, लेंट नहीं, वुड के साथ क्या करोगे, V1 का यूज करोगे, लेंट तो उसका तो V2 हो जाता, V3 हो जाता, ठीक है ना। तो ये चीज समझना, किराए पे देना, कर्ज देने अर्थ होता है लेंट का, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल 3 दिखाता हूँ, एग्जाम्पल 3 देखिए, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि ये क्या कह रहा है। इफ ही हैड स्टडीड, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो हैड के बाद मैंने V3 लगाया, तो अब मैं वुड के बाद हैव लगाऊंगा, तो ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ओके। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। देखो सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या लगाया, हैड प्लस V3, देन मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वुड प्लस हैव प्लस V3 लगाया, ओके। अब देखो एग्जाम्पल 4 में बताता हूँ, इमेजनरी वाली, काल्पनिक वाली, ठीक है। इफ ही वर अ बर्ड, he would fly in the sky, ठीक है। चलो अब इसके अंदर बोलोगे ना कि हमको लोचा लग रहा है, लोचा क्या लग रहा है, कुछ लोचा नहीं है, देख ये काल्पनिक है, कैसी चीज है भाई, काल्पनिक है, इमेजनरी है, दैट्स वाई रीजन हमने यहाँ पे ही के साथ वर का यूज किया, कोई शक नहीं। अब इसके अंदर कोई सोचने वाली समझने वाली चीजें नहीं है, चारों एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर करा दी, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कराऊंगा, यहाँ पे जो मैंने रूल नंबर 3 लिखवाया था ना, रूल नंबर 2 लिखाया था ना कि इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V2 और सब्जेक्ट प्लस V1 करेंगे वुड के साथ, उसको थोड़ा सा छेड़ेंगे, नोट,
जो हमने टू में लिखा था ना, क्या लिखा था भाई हमने, इफ के साथ अगर हम, टू में ही था ना, सब्जेक्ट प्लस V2 कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, टू में नहीं, इसको हम थ्री में करेंगे, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको थ्री नंबर में होगा, ये नंबरिंग में गलत हो गया ये, देखो मैं थ्री वाले के साथ ले जाना प्रेफर करूँगा, बिकॉज तीन नंबर रूल होते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैड होता था, और हैड के साथ क्या होता था, देखो ये स्ट्रक्चर बोलने में ना काफ़ी दिक्कत होता है, मैं अगर डायरेक्टली बोलूँ ना कि पास्ट परफेक्ट, तो बोलना कितना आसान है, अब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ओके, देन हम क्या लिखते थे आगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 लिखते थे, यही लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बोलो कि एकदम लिखते थे, अभी आपने पढ़ाया था, हमने लिखा था, ठीक है। लेकिन इसी को ना लिखने का एक और तरीका होता है, न्यू रूल, ये सेम चीज को लिखने का ना थोड़ा सा एक अलग तरीका भी होता है, वो क्या तरीका होता है, हम देखो ना, अगर हम इफ को ना यूज करें, कभी कभार इफ को यूज नहीं करेगा, हैड को ही ना बाहर लेके आ जाएगा, इसी को घुमा के लिख देगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, देन ऑब्जेक्ट अगर लाना होगा तो ऑब्जेक्ट लाएगा, तो देख के डरना मत, ठीक है, वही चीज है, अगर इफ को हटा के हैड पहले ले आए देन सब्जेक्ट प्लस V3 करे ना, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनता है, स्पेशल रूल के अंदर आता है ये, देन फिर भी हम इसके आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 ही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड, ठीक है, प्लस हैव प्लस V3 ही करेंगे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा समझना। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ, दोनों एग्जाम्पल, मैंने हेड वाले में क्या लिखवाया था, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है, मैंने ये चीज लिखा था ना आपसे, इफ ही हैड स्टडीड, ठीक है, मैंने लिखा था ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, मैंने ये चीज आपसे बोला था। अब इसी को ना घुमा के लिख सकते हैं, कैसे, हैड ही स्टडीड, ठीक है, he would pass the exam, he would have passed the exam, ये दोनों चीजें सही हैं। अब इनको थोड़ा सा ना एंड तक आप अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज तो खत्म हो गया, थोड़ा सा एक रूल और पढ़ लो, आगे हमारे पास इसमें स्पेस नहीं है, मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, वेट, देखो मैंने आपको एज इफ से रिलेटेड चीजें तो नहीं बताई अभी तक, ठीक है, इफ एज इफ लिखो, ठीक है, एज इफ, ठीक है, या फिर हम आई विश भी कह सकते हैं, आई विश भी कह सकते हैं, ठीक है, इन केस को भी ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप, चलो ठीक है, इतना ही हमारे एग्जाम में जब जनरली पूछता है तो हम इसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आ रही है ना, तो ये चीज़ अगर ये काल्पनिक तरीके से आएंगी, अगर काल्पनिक तरीके से सेंटेंस बनाया जाए, अगर बनाया, कैसे, ऐसे ना, बनाया जाए तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है, काल्पनिक चीजें समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखो, मैं लिखूँ इन केस ही वेयर, या फिर आई वेयर अ बर्ड, वेयर अ बर्ड, ही वुड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या फिर एक चीज और समझो, ये तो कल्पना है, क्लियर समझ में आ रही है, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो रियलिटी है या फिर कल्पना है, जैसे बोलते हैं ना कि देखो, क्या लिख दिया हम यहाँ पे, राम scolded me as if he were my father, he were my father, he were my father, father नहीं father, ठीक है,
राम ने मुझे डांटा, मानो कि वो मेरा पिता है, ठीक है, मतलब वो मेरा पिता नहीं है लेकिन वो खुद को पिता समझ रहा है मेरा, डांट दिया हमको। ये तो कल्पना ही है ना कि वो मेरा फादर वादर है नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं जैसा कि वो मेरे बाप की तरह मेरे को डांट रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ऐसे जो भी सवाल आए आपको, तो इनके साथ एज इफ के साथ, आई विश के साथ, इन केस के साथ, इफ के साथ, जो भी सब्जेक्ट है, ही है, सी है, नाम है, फलाना कुछ भी, उनके साथ वर का ही यूज होगा, बहुत वीवीआई है। एंड लास्ट चीज समझो यहाँ पे, लास्ट रूल यहाँ पे, देखो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, या फिर छोड़ो हटाओ, हम आगे इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर समझाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी कंप्लीट टेंस जो है खत्म हो गई, और आप में से किसी बच्चा को अगर कंप्लीट एयरफोर्स, ठीक है, कोस्ट गार्ड, ठीक है, कोस्ट गार्ड के अभी जो हमारे पास, अगर आप 2024 में क्लासेस देख रहे हो तो जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, नेवी से रिलेटेड अगर कोई भी पेड बैचेस ज्वाइन करनी है बढ़िया से और भी डिटेल में जाके पढ़ने की सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करते हो और आपकी 10 चैप्टर खत्म हो गई।